मित्रों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर चल रहा होगा, यानी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आपके पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के कड़ी के अगले चरण में यानी कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि जो अगला आपका टॉपिक है वो आ जाता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इससे पहले आप जो टॉपिक पढ़ चुके हैं तो कृपया जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पीछे जितने भी टॉपिक हैं उनका वीडियो जो है पड़ा हुआ है, पहले है, तो उनको जो है आप वीडियोस पर जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा, उसके बाद में जो है आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, और उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द अथवा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इनको आपने देख लिया है। और जो अभी पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं वो उनको एक बार देख लें, जिससे कि उनका कंटेंट जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। और ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बहुत कम समय में, समय कम है, ये देखते हुए आपके पूरे पाठ्यक्रम को बहुत कम समय में तैयार कराया जा रहा है। तो समय न लेते हुए आइए सीधा हम आते हैं टॉपिक पे। आपका टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अगला टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे वाक्य। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना टॉपिक का नाम है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वाक्य समझ लें कि वाक्य है क्या। वाक्य को समझ लें सबसे पहले कि वाक्य है क्या या वाक्य किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, कैसा व्यवस्थित, ऐसा व्यवस्थित समूह, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण मतलब पूरा, जिससे पूर्ण भाव अथवा विचार से, पूर्ण भाव अथवा विचार क्या, जिससे पूर्ण भाव अथवा विचार प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। जैसे उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम, जैसे सत्यम पढ़ता है, जैसे सत्यम पढ़ता है। अब देखिए, अब हम केवल लिखते हैं पढ़ता है, तो इससे पूर्ण वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा, यानी पूर्ण वाक्य नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे जो है पूरा भाव या विचार प्रकट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे सत्यम हम लिख देते हैं या सत्यम पढ़ता लिख देते हैं, तो उससे भी पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन जब ये पूरा लिखा गया सत्यम पढ़ता है, तो इससे पूर्ण भाव अथवा विचार प्रकट हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित का मतलब ये हो गया, व्यवस्थित का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे क्या कर्ता आ गया है, क्या है? कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, कर्म इसमें है नहीं। इसको थोड़ा बदल के हम समझ लेते हैं। जैसे सत्यम पुस्तक पढ़ता है, क्या लिखा गया? सत्यम पुस्तक पढ़ता है। यदि हम केवल यही लिखें कि सत्यम पुस्तक, तो वो उसमें जो है पूरी
बात स्पष्ट नहीं होगी कि क्या कहना चाह रहा है या क्या कहा जाएगा। लेकिन अगर पूरा है कि सत्यम पुस्तक पढ़ता है तो इससे जो है भाव प्रकट हो जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए व्यवस्थित वाली बात जो हम समझाना चाह रहे थे कि व्यवस्थित क्यों कहा जाता है, तो इसमें ये व्यवस्थित होता है यानी ये स्पष्ट है कि पहले कर्ता होगा, वाक्य में पहले क्या होगा, कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। कर्ता कर्म फिर अंत में क्रिया, कर्ता कर्म और अंत में क्रिया होगी। सत्यम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें जो है कर्ता जो है पहले पे हो गया, कर्म पुस्तक पे हो गया और क्रिया जो है ये किस पे हो गई, ये हो गई तीसरे पे। यानी यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जो है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर जो है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन संस्कृत में है, संस्कृत में आप किसी भी क्रम में लिख दें वो चलता है, संस्कृत में आप किसी भी क्रम में लिख दें वो चलता है। लेकिन हिंदी में ध्यान रखेंगे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर उसके बाद में जो है क्रिया होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहां समझते हैं फिर से एक बार कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण भाव अथवा विचार प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम पढ़ता है, जैसे सत्यम पढ़ता है। उसके बाद में यहाँ पे कर्म नहीं था तो कर्म को शामिल करके हमने देख लिया कि सत्यम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें व्यवस्थित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पष्ट है, वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर हिंदी में वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और उसके बाद में फिर जो है क्रिया आती है। कहीं कहीं पे कर्म नहीं होता है तो वो अकर्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्या होता है वो, अकर्मक, यानी अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वाली बात आती है, यानी उस वाक्य में कर्म नहीं होता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। आइए तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। आइए हम समझते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग हैं। ये कर्ता क्रिया कर्म तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो वाक्य के दो अंग हैं। नंबर एक उद्देश्य, क्या, उद्देश्य, और नंबर दो विधेय, नंबर दो विधेय। अब यहां पे समझना है उद्देश्य हम किसे कहते हैं भाई, ये समझना है कि उद्देश्य। तो यहां पे देखिए वाक्य बताया गया कि सत्यम पुस्तक पढ़ता है, सत्यम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पे देखिए हम पहले समझ लें कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, क्या, जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाक्य कहा गया कि सत्यम पुस्तक पढ़ता है, क्या कहा गया, सत्यम पुस्तक पढ़ता है या सत्यम पढ़ता है। तो यहाँ पे जो सत्यम है, जो सत्यम है वो क्या है, उद्देश्य है। सत्यम क्या है, उद्देश्य है। और आगे जो है विधेय, आगे विधेय, ये देख लेते हैं। विधेय उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, क्या, जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। जैसे आइए हम समझते हैं वाक्य में, समझते हैं कि उद्देश्य और विधेय कैसे स्पष्ट होता है। यानी जैसे जो है मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है भाई, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है
मोहन के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? वो होता है उद्देश्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और यही जब कर्ता क्रिया कर्म पढ़ते हैं तो ये कर्ता हो जाता है। ये सब्जेक्ट तो है ही है, साथ में उद्देश्य तो है ही है, साथ में कर्ता भी है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। और जो कुछ कहा जाता है यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या जो कुछ कहा जाए तो वो क्या होगा? विधेय होगा। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए और विधेय जो कुछ कहा जाए, यानी उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो जैसे मोहन पढ़ता है, इसमें मोहन उद्देश्य है और पढ़ता है विधेय। तो ये समझ में आ गया होगा कि वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य जो है कितनी युक्तियों से कितनी युक्तियों से मिलकर बन जाता है? वो 3 थी। आपने देखा कि कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता सबसे पहले आता है, कर्म बीच में आता है और क्रिया अंत में आती है। जबकि अंग्रेजी में क्या होता है? वो अंग्रेजी में सब्जेक्ट, फिर जो है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। संस्कृत में हम किसी भी क्रम में लिख दें वो चलता है। अब आगे हम समझेंगे। ये तो हम देख लिए, हमें सीधे हम इसको भी बता सकते थे, लेकिन जो भी टॉपिक है पहले हमें उसे समझना जरूरी है कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, उसके भेद क्या है। क्योंकि अब कोई जरूरी नहीं है कि ये दिया गया तो इससे भी बीच से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये भी अगर हम सारा कुछ नहीं समझे रहेंगे तो हम डायरेक्ट इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पूरा समझना जरूरी है। और हाँ, ये भी एक बात ध्यान रखें कि कोई जरूरी नहीं है कि ये पुलिस वाले अभ्यर्थी पढ़े इसको। किसी भी यूपी टेट, सुपर टेट और उसके बाद में एसएससी जीडी या अभी जो है सीआरपीएफ आरपीएफ यानी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी हिंदी है, उनके लिए भी ये उपयोगी साबित होगा। एनएम जेएनएम की तैयारी करने वाली बच्चियां हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो आइए हम इधर जो है सुपर टेट भी आने वाला है बहुत जल्दी, शीघ्र टेट आएगा, उसके बाद सुपर टेट भी आएगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो भी कंटेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं सबको ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं, इसलिए ये सभी के लिए जो है उपयोगी हैं। तो कृपया अवश्य वीडियो को देखें और जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट भी करें। तो आगे हम आके देखते हैं, समझते हैं कि वाक्य के भेद क्या समझते हैं? वाक्य के भेद। वाक्य को पहली बात तो 2 तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से बांटा गया है? 2 तरीके से। कैसे कैसे? रचना या बनावट के आधार पर। जैसे आपने शब्द को पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर, वैसे वाक्य में भी है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और पहला था रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं मित्रों? 3। सरल, क्या? सरल वाक्य। क्या हो जाता है? सरल वाक्य। और उसके बाद में दूसरा जो है संयुक्त वाक्य। क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा हो जाता है मिश्रित वाक्य। क्या हो जाता है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। क्या? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले आइए हम इसी को समझ लेते हैं, ठीक है? किसको? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नंबर 1 सरल, नंबर 2 संयुक्त, नंबर 3 मिश्रित। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले सरल वाक्य। क्या समझते हैं? सरल वाक्य।
सबसे पहले हम सरल वाक्य समझ लेते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया एक होती है, यानी एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कि बालक पढ़ता है। क्या लिखते हैं? बालक पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्ता भी एक ही है और क्रिया भी है एक, यानी बालक कर्ता भी अकेली है और पढ़ना यानी क्रिया भी अकेली है। कर्ता भी अकेला है और क्रिया भी अकेली है। तो ये होता है सरल वाक्य में अकेली कर्ता होती है और अकेली कर्ता अकेला होता है और क्रिया भी अकेली रहती है, यानी एक कर्ता और एक क्रिया होते हैं। किसमें? सरल वाक्य में। क्या होता है? सरल वाक्य में। अब आगे हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। क्या देखते हैं? दूसरा देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। क्या देख लेते हैं? संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए, इसमें जो है दो वाक्य, क्या होता है? दो वाक्य और तथा इन जो है और तथा आदि इन शब्दों से मिल करके बने होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बालक पढ़ता है। अब हम आगे दूसरा ले लेते हैं, जैसे बालक पढ़ता है। क्या है? बालक पढ़ता है और बालक पढ़ता है। अब यहाँ बालक ना लिख करके हम किसी का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम समझने के लिए, चूंकि आसान हो जाए आपको समझने में, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे सुरेश पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सुरेश पढ़ता है और महेश, सुरेश पढ़ता है और महेश खेलता है। सुरेश पढ़ता है और महेश खेलता है। यानी यहाँ पे आपने देखा कि एक कर्ता और एक क्रिया थी, ठीक है, एक ही वाक्य था। लेकिन यहाँ संयुक्त में, संयुक्त का मतलब ही होता है मेल या जोड़। संयुक्त का क्या मतलब होता है? मेल या जोड़। यानी जब यहाँ पे देखा आपने कि एक सिंगल वाक्य है, यानी अकेला वाक्य है, एकल वाक्य, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुरेश पढ़ता है और योजक शब्द आ गया ना, और महेश खेलता है, यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया। क्या किया गया है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया, जोड़ करके एक बना दिया गया है, एक बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संयुक्त में जो वाक्य आपस में जुड़ते हैं उनको अलग किया जा सकता है। अलग करने पर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं और उन दोनों को अलग किया जा सकता है और अलग करने पर उनके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अगला समझते हैं मिश्रित वाक्य। क्या है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। आगे समझते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया कि सुरेश पढ़ता है और महेश खेलता है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। सुरेश ने कहा कि आज मैं खेलूंगा। सुरेश ने कहा कि आज मैं खेलूंगा। क्या कहा? सुरेश ने कहा कि आज मैं खेलूंगा। अब यहाँ पे ये शब्द जो जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा है मित्रों? ये यहाँ पे आपने देखा और से जुड़ा था, यहाँ पे की से जुड़ा है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे दोनों वाक्यों को अलग अलग, जैसे सुरेश पढ़ता है इसको हम अलग कर देते हैं तो इनका अर्थ अलग आ जाता है। महेश खेलता है इनको हम अलग लिख देते हैं तो इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मिश्रित वाक्य है, इसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन वो जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले पर आश्रित होता है। इस पे जैसे सुरेश ने कहा कि, क्या कहा अब? कि आज मैं खेलूंगा। क्या करूंगा? आज मैं खेलूंगा। यानी ये दोनों अलग हो तब
अगर हम इसको अलग करें, सुरेश ने कहा, तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं अर्थ निकलेगा। लेकिन कहा कि आज मैं खेलूंगा, आज मैं खेलूंगा, तो ये तो हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकले, यानी दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तब वो संयुक्त होता है। और अगर दोनों का अर्थ ना निकले तो वो मिश्रित होता है, यानी दोनों को अलग ना किया जा सके। यानी यहाँ पे संयुक्त वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, दोनों को अलग किया जा सकता है, लेकिन मिश्रित में जो है दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। सुरेश ने कहा कि इतना कहें, आगे कुछ ना बोले तो वो अधूरा हो जाएगा, यानी वो वाक्य पूर्ण नहीं होगा, यानी अपूर्ण रहेगा, और इनको अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो जो अलग किया जा सके वो संयुक्त होता है, ध्यान रखें, बस इतना ही अंतर है। हालांकि ये अंतर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, छोटा अंतर नहीं है। जो अलग किया जा सके, जो अलग किया जा सके, जब वाक्यों को दो वाक्य मिले हों, आपस में जुड़े हों, उनको अलग किया जाए तो वो मिश्रित संयुक्त वाक्य होता है। और जो जहां पे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है और उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये किसके आधार पर है? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े आप, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब आगे हम देखते हैं किसके आधार पर? आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। इसके आधार पर कितने भेद हैं? इसके आधार पर 8 भेद हैं मित्रों। कितने हैं? 8। कितने? 8। 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। आइए समझते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। सबसे पहला ले लेते हैं हम विधानवाचक। क्या? विधानवाचक। सबसे पहला ले लेते हैं विधानवाचक वाक्य। क्या? विधानवाचक वाक्य। इसमें जो है ये देखा गया है कि जनरली सामान्य तौर पर किसी कार्य के होने की या किसी कार्य के होने या होते रहने की बात आती है तो ये सीधा सीधा जो क्या कहलाता है? ये विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। ये विधानवाचक वाक्य हो गया। एक तरीके से सरल वाक्य भी हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सरल वाक्य। तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। दूसरा जो है वो हो गया आदेशवाचक, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेशवाचक। क्या? आदेशवाचक वाक्य। पहला था विधानवाचक वाक्य और दूसरा हो गया आदेशवाचक वाक्य, यानी जिसमें जहां पर किसी को आदेश दिया जाए, किसी को आदेश दिया जाए, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए, तो वहां पे कौन सा वाक्य का कौन सा भेद होता है? वो आदेशवाचक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? आदेशवाचक वाक्य। जैसे कहा गया, जैसे बच्चों तुम सब पढ़ो। बच्चों तुम सब पढ़ो। तो यहां अध्यापक के द्वारा सभी बच्चों को आदेश दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बच्चों तुम सब पढ़ो। तो ये क्या है? आदेशवाचक वाक्य है। क्या है? आदेशवाचक वाक्य। आगे हम तीसरा समझते हैं। तीसरा जो है वो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तीसरा क्या है? नकारात्मक वाक्य। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण के साथ में। नकारात्मक वाक्य जिसमें ना, नहीं ये आता है तो वो क्या कहलाता है? वो नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं
आज मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, या नहीं खेलूंगा, या नहीं पढ़ूंगा, या नहीं लिखूंगा, या नहीं सोऊंगा। यानी नहीं आ गया तो वो कौन सा वाक्य हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य समझ रहे हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आदेशवाचक वाक्य, और तीसरा था नकारात्मक वाक्य जिसमें न अथवा नहीं यानी कार्य के न होने की बात आती है, तो वो नकारात्मकता, निगेटिविटी जिसको बोलते हैं वो आती है, तो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। कौन सा? नकारात्मक या नकारात्मक वाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो मैं आज नहीं जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? ये नकारात्मक वाक्य है। आगे जो है, आगे अगला देखते हैं। अगला चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जहां पे कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए ये सभी शब्द आते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो हो जाता है प्रश्नवाचक। यानी जहां पे प्रश्न पूछा जाता है, जहां पे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कहा गया तुम कब आओगे, कहा गया तुम कब आओगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसे कहा जाएगा नकारात्मक वाक्य। क्या कहा जाएगा? तुम कब आओगे। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य नहीं है। कब? जब कब होगा, जब ये प्रश्नवाचक वाक्य तो है, शब्द तो आ गया, इसमें शब्द तो आ गया, लेकिन ये अभी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण विराम नहीं लगेगा। आगे विराम चिन्ह भी आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये क्यों गलत था, हम ये पूछना चाह रहे थे। तो ये इसलिए गलत है, यहां पे जब प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो यहां पे हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब ये ध्यान देना है कि जब कहीं प्रश्न लिख रहे हैं तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो होता ही है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहां पे कौन, क्या, कब, कहां नहीं आता है। कौन, क्या, कब, कहां नहीं आता है, तो वहां पे क्या करते हैं? वहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन अगर उत्तर हम लिख रहे हैं, उत्तर में भी अभी आ गया, उत्तर में भी अभी कौन, क्या, कहां आ गया, तो उत्तर में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये प्रश्न में ही लगता है। वाक्य लिखते समय जहां पे भी प्रश्नसूचक शब्द आता है तो उनके लिए हम प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं। अगला हम देख लेते हैं। अगला जो है पांचवा, वो इच्छावाचक। क्या? इच्छावाचक वाक्य। क्या है अगला? इच्छावाचक वाक्य। क्या अगला है? इच्छावाचक वाक्य, जहां पे अपना विचार रखा जाए, अपनी इच्छा रखी जाए कि ऐसा हो। तो जैसे कहा जाए मैं कामना करता हूं कि, मैं कामना करता हूं कि तुम सफल हो जाओ। मैं कामना करता हूं कि तुम सफल हो जाओ। मैं कामना करता हूं कि तुम सफल हो जाओ। तो तैयारी कर रहे यूपीपी के सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से वंदना करता हूं कि वह सभी अभ्यर्थी सफल हो जाएं और सफलता प्राप्त करें। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा ना, इच्छावाचक वाक्य जहां पे अपना विचार दिया जाए, यानी शुभ की कामना की जाए कि ऐसा हो तो अच्छा हो। तो आगे जो है, आगे अगला समझते हैं। आगे जो है छठा हो जाएगा। यहाँ 5 आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। कभी कभी बीच में से इससे प्रश्न पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के किस भेद से है, तो इस तरीके का भी जो है वाक्य से प्रश्न बन जाता है। अगला जो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जैसे जहां पे शायद जैसी बात आए कि शायद ऐसा हो। जैसे कहा जाए कि शायद
कल, शायद कल धूप, शायद कल धूप तेज निकले, शायद धूप कल तेज निकले। तो इसमें संदेह है, कोई जरूरी नहीं है कि निकले ही, संदेह है कि नहीं है। तो इस तरीके के अगर वाक्य होते हैं तो उनको कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। क्या कहा जाता है उनको? उनको कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। अगला हम देखते हैं, अगला 7 नंबर, संकेत, सॉरी, इसी को संकेत भी कहा जाता है या संबंध, संकेत या संबंधवाचक वाक्य, संकेत या संबंधवाचक वाक्य, इसी को संकेतवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे जहां पे किसी तरफ संकेत किया जाए, एक बात से दूसरी बात की तरफ संकेत किया जाए, या एक का दूसरे से संबंध लगाया जाए, तो वहां पे जो है उस वाक्य को कहते हैं संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। यहां पे देखते हैं, जैसे कहा गया कि यदि पढ़ोगे, यदि पढ़ोगे तो सफलता, यदि पढ़ोगे तो सफलता अवश्य, यदि पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या कहा गया? यदि पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये हो गया कौन सा? ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। कौन सा हो गया? संकेतवाचक वाक्य, यानी संबंध बताया जाए। यहाँ पे यदि और तो का संबंध बताया जा रहा है। किसका? यदि और तो से। क्या? पढ़ोगे तो क्या मिलेगी? सफलता। पढ़ोगे तो क्या मिलेगी? सफलता, यानी पढ़ना और क्या है? पढ़ने से सफलता मिलेगी। तो यदि पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ इससे इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। एक तो ये हो गया, और यहाँ यदि और तो एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो इसलिए ये संकेतवाचक है। चूंकि ये पढ़ोगे तो सफलता की तरफ संकेत कर रहा है, और संबंध इसलिए यदि और तो वाक्य को दो वाक्य के दो भागों को एक में जोड़ रहा है। अगला हम देख लेते हैं, अंतिम जो है विस्मय सूचक। अंतिम क्या है? विस्मय सूचक, विस्मयवाचक। क्या है? विस्मयवाचक या विस्मय सूचक वाक्य। विस्मयवाचक या विस्मय सूचक हम भी कह सकते हैं, या विस्मयवाचक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे आश्चर्य वाली बात हो, आश्चर्य वाली बात हो, कहा जाए बहुत अधिक खुशी हुआ जाए, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ जाए, बहुत अधिक दुखी हुआ जाए, या किसी काम को देख के आश्चर्यचकित हुआ जाए, तो उसे कहा जाता है विस्मय सूचक या विस्मयवाचक वाक्य। जैसे हाय, जैसे हाय वह गिर पड़ा, जैसे हाय वह गिर पड़ा। क्या कहा गया? जैसे वह हाय वह गिर पड़ा, हाय वह गिर पड़ा। यहाँ पे ये निशान होता है, ये ध्यान रखेंगे। जहां भी विस्मयवाचक वाक्य शब्द आता है, विस्मयवाचक शब्द रहता है, उसके जस्ट बाद में ही जो क्या होता है कि वो निशान लगा होता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इनको विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। अरे कहा गया, अरे उसे चोट लग गई। क्या कहा गया? अरे, अरे उसे कहा गया, अरे ये दूसरा वाक्य बता रहे हैं, ये तो पहला था। इसके बाद में अरे यहाँ पे जो है विस्मय सूचक चिन्ह लग गया, उसके बाद में कहा गया उसे चोट लग गई, उसे चोट लग गई। वाह वह उतना ऊपर कूदा। तो वाह, अरे, हाय, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो क्या कहा जाता है? उनको विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए। कितने? 8 भेद हैं। रचना या बनावट के आधार पर आपने 3 पढ़ा, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक तथा संबंधवाचक वाक्य, और अंत में हो जाता है विस्मयवाचक वाक्य। अब हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्नों, अशुद्ध प्रश्नों को, अशुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछता है। क्या? वाक्यों, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अब हम उस पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे संज्ञा से संबंधित गलतियां हो सकती हैं, सर्वनाम से संबंधित गलतियां हो सकती हैं वाक्य में, और
कारक चिन्हों से संबंधित गलतियां हो सकती हैं और वचन से संबंधित गलतियां हो सकती हैं, यानी कारक तथा विभक्ति और वचन से संबंधित गलतियां वाक्य में हो सकती हैं, जिनको कि पूछ सकता है कि इसमें क्या गलत है, या वाक्य को देख करके पूछ सकता है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है। वाक्य को देख करके पूछ सकता है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है, और यह भी पूछ सकता है कि इसमें क्या गलत है। तो आइए हम कुछ वाक्यों को समझते हैं। क्या करते हैं कि कुछ वाक्यों को समझते हैं। जैसे पहला वाक्य हम लिखते हैं विद्यार्थियों की यह पुस्तक, क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों की यह पुस्तक अच्छी है। क्या कहा गया कि विद्यार्थियों की यह पुस्तक अच्छी है। इसमें पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कौन सा शब्द गलत है, या इसको लिख करके नीचे 4 तरीके के वाक्य लिख सकता है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें सभी शब्दों को अलग अलग लिख करके इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको, और 4 विकल्पों में अलग अलग दे दिया। ए इसको बना दिया, बी इसको बना दिया, सी इसको बना दिया और डी इसको बना दिया। तो पूछ लिया इसमें क्या गलत है। तो यदि आप वाक्य पढ़े हैं और वाक्य को आप अपने से बनाते भी हैं रचना या बनावट के आधार पर, जैसे आपने देखा, तो आप सीधे तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या गलत है। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की यह पुस्तक अच्छी है। तो क्या हो सकता है, आप शायद अपने मन में कुछ बच्चे सोच भी लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा क्या, विद्यार्थियों की यह, तो यही गलत लग रहा है। क्या हो रहा है, यही गलत, यानी उत्तर में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी ये है गलत, क्या है, यानी ये यहाँ पे शब्दांश ये नहीं होना चाहिए, शब्द ये नहीं होना चाहिए, ये विभक्त से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्यार्थियों के लिए, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे के लिए हो गया, ये सही है, जबकि ये गलत था। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक, यह को यहाँ नहीं है, यह चूंकि सही है, यहाँ पे की वाला गलत है बस ना, क्योंकि विभक्ति की बात है, को के लिए, तो यहाँ पे की गलत है, का की के, तो ये आया है कि, जबकि यहाँ पे के लिए होना चाहिए था। तो विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक क्या है, विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक अच्छी है, विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक अच्छी है। तो ये सही है यहाँ पे, जबकि ये गलत था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जैसे लिखा गया, मकान की, ये बहुत आसान है, आप लोग समझ जाएंगे इसको। मकान की दोनों तरफ दीवारें हैं, मकान की दोनों तरफ दीवारें हैं। तो क्या होगा, मकान की दोनों तरफ दीवारें हैं, तो यहाँ पे की जगह क्या हो जाएगा, के, क्या हो जाएगा, के। तो मकान के दोनों तरफ दीवारें हैं, क्या है, दीवारें हैं, यानी एक दीवार इधर है और एक दीवार उधर है। तो मकान के दोनों तरफ दीवारें हैं। आइए और भी समझते हैं यहाँ पे। जैसे अगला वाक्य दे दिया गया कि शहर में अनेकों दुकानें हैं। क्या कहा गया, शहर में अनेकों दुकानें हैं। क्या कहा गया, शहर में अनेकों दुकानें हैं, या अनेकों विद्यालय हैं। क्या कहा गया, अनेकों दुकानें हैं या अनेकों विद्यालय हैं। तो भैया यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सा शब्द गलत है, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले भी देख लीजिए भैया,
ये अनेक अपने आप में बहुवचन है। ये वाक्य किसमें है? ये बहुवचन में है। ठीक है, वाक्य में ये ध्यान रखना है, यदि जो है कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं शहर में यानी सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है यानी कर्ता है और इसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो शहर में यानी शहर में जो है कर्ता है, यहाँ पे अनेकों और दुकानें लिखा है, तो यहाँ पे अनेकों की जगह क्या हो जाएगा? अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक। तो शहर में अनेक दुकानें हैं। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो हम बहुवचन को बहुवचन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने में पहले ही पूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? शहर में अनेक दुकानें हैं। क्या है? अनेक दुकानें हैं। शहर में अनेक दुकानें हैं, ये होगा। तो इस तरीके से वाक्य दे करके पूछ सकता है कि इनमें क्या गलत है या क्या सही है, कौन सा शब्द गलत है, या वाक्य को दे करके सही वाक्य उनके नीचे लिख करके पूछ सकता है कि इनमें कौन सा वाक्य सही है। गलती दे दिया पहले वाक्य में और नीचे उन चारों में से कोई एक वाक्य सही है, तो उसमें वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा वाक्य सही है, ये पूछ सकता है। इस तरीके से प्रश्न बनता है मित्रों इसमें। और शब्द में कहीं कहीं शब्द में भी गलतियां रहती हैं। कहाँ पे? शब्द में भी गलतियां रहती हैं, तो उस तरीके का भी वचन उस तरीके से भी पूछ सकता है, वचन की गलती या सर्वनाम की गलती, इस तरीके से जो है रहता है वाक्य में। आइए हम आगे भी देख लेते हैं, कुछ और शब्दों को लेकर के आगे हम देखते हैं। गीता सदैव समय, गीता सदैव समय पढ़ती है। सदैव समय पढ़ती है, इस तरीके का वाक्य दे सकते हैं। इसमें पूछ सकता है कि क्या गलत है। तो भाई यहाँ पे सदैव का मतलब ये होता है हमेशा। सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो यहाँ पे गीता सदैव, ये हमेशा यानी समय की बात कह रहा है, तो सदैव का मतलब हर समय। सदैव का मतलब हर समय। तो यहाँ गीता सदैव पढ़ती है, गीता सदैव पढ़ती है, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय शब्द जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से अगर देता है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। आप समझ लेंगे जब आप पूरा वाक्य समझते हैं। आगे हम देखते हैं, हर एक या प्रत्येक से भी किस तरीके से शब्द दे करके पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे अगला शब्द दे देता है कि प्रत्येक ने टोपियां पहन रखी है। अब यहाँ पे एक शब्द गलत है। क्या गलत है? प्रत्येक कह दिया गया, पहले ही बता दिया गया कि हर एक यानी प्रत्येक की चर्चा कर दी गई। तो यहाँ पे आगे जो है बहुवचन की चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक ने टोपी पहन रखी है। प्रत्येक ने टोपी पहन रखी है। इस तरीके से भी प्रश्न आता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। कभी कभी शब्द से भी पूछता है मित्रों, शब्द में वर्तनी को दे करके। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम वर्तनी से भी संबंधित देख लेते हैं कि वर्तनी के आधार पर कैसे पूछता है। जैसे दे दिया गया शब्द कालिदास। क्या दे दिया गया? कालिदास संस्कृत के महान कवि। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। इस तरीके से दे दिया गया मित्रों, कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। तो ये क्या हो जाएगा? तो कालिदास नहीं, कालिदास। क्या?
कालिदास, उनका नाम क्या था सही? कालिदास। कालिदास संस्कृत के, कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। अब यहां पे एक और भी एक तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे हमारी, दे दिया, हमारी संस्कृत पुरानी है, हमारी संस्कृत पुरानी है। इसमें दे दिया कि कौन सा शब्द गलत है, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है, या दे दिया कि इस वाक्य को दिया, इससे संबंधित 4 वाक्य बना के दे दिया कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? हमारी संस्कृति, यहाँ सभ्यता की बात कर रहा है, संस्कृत विषय की नहीं, संस्कृति, हमारी संस्कृति यानी सभ्यता क्या है? पुरानी है, हमारी सभ्यता पुरानी है। इस तरीके से भी शब्द पूछ सकता है, इस तरीके से दे करके जो है पूछ सकता है कि इसका सही जो है वाक्य क्या है, या इस वाक्य में गलत क्या है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से अब समझ में आ गया होगा आपको। और भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें जो है इस तरीके की जो गलतियां रहती हैं शब्द में, यानी वर्तनी में गलतियां रहती हैं, उस तरीके से भी जो है पूछ सकता है। जैसे आगे दे सकता है कि सामाजिक, क्या दे सकता है? सामाजिक विषय दे सकता है कि सामाजिक स्थिति समय पर निर्भर, दे दिया, सामाजिक स्थिति समय पर निर्भर करती है, सामाजिक स्थिति समय पर निर्भर करती है। तो यहाँ जैसे कहा नहीं जाता देश काल तथा वातावरण, तो उसी तरीके से है समाज की स्थिति, यानी जो समाज की स्थिति होती है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द होगा जो कि गलत होगा। तो इसमें जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? सामाजिक। पहली बात, यही शब्द गलत है। देखिए ये शब्द बना है समाज से, किससे बना है? समाज से। समाज में इक प्रत्यय, क्या? इक प्रत्यय। जब समाज में इक प्रत्यय जुड़ता है किसी भी शब्द में, जैसे समाज में ही नहीं, किसी भी शब्द में यदि इक प्रत्यय जुड़ता है तो उस जिस शब्द में जुड़ता है उस शब्द के पहले शब्द में यदि कोई मात्रा नहीं रहती तो वहां पे दीर्घ आ की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए समाज में एक जुड़ा तो यहाँ पे हो गया क्या? सामाजिक। क्या हो गया? सामाजिक। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे धर्म है, क्या है? धर्म। और धर्म में एक जुड़ा, धर्म में क्या एक जुड़ा, तो यहाँ पे ये नियम है, जिस भी प्रत्यय में जिस भी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, जिस भी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है और उसके पहले, उस शब्द के पहले अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होती, यहाँ की बात कर रहा है, कुछ शब्द के पहले अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होती है तो वहां पे दीर्घ आ यानी आ की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे धर्म में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अर्थ शब्द है, क्या है? अर्थ। और अर्थ में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आर्थिक। हालांकि इसको आप पढ़ेंगे, जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समाज और एक तो हो गया सामाजिक। क्या? तो यहाँ पे सामाजिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति समय
सामाजिक स्थिति समय पर निर्भर करती है। जो समाज की स्थिति होती है समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरीके से समाज भी बदलता रहता है। तो सामाजिक स्थिति समय पर निर्भर करती है, इस तरीके से वाक्य पूछ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि शब्द संबंधी और वर्तनी संबंधी त्रुटियों से भी संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो ये आपने वाक्य पढ़ा, और वाक्य से रिलेटेड वाक्य के और भी जो भाग थे, यानी वाक्य के अंग, वाक्यों का वर्गीकरण के आधार पर वाक्य के भेद, यानी रचना या बनावट के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र, और उसके बाद अर्थ के आधार पर 8 भाग आपने पढ़ा। तो और उसके बाद में देखा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, वाक्य शुद्धिकरण यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इस पे भी देखा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो कृपया जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और हाँ, आज से हम ये भी शुरू कर रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो की समाप्ति में एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो आज का प्रश्न है पिपासु। क्या प्रश्न है? पिपासु का तद्भव शब्द क्या है? पिपासु का तद्भव शब्द क्या है? तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं कि पिपासु का तद्भव शब्द क्या होगा। अब इस तरीके से प्रत्येक दिन एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और अगले दिन नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।